चैप्टर 76 आई हेट यू। अब आगे रणधीर की असलियत देख दामिनी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वो अपने दिल पर हाथ रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। एक मेड भागकर कमरे में आती है और बगल में बने आउट हाउस में रुके डॉक्टर को बुला देती है। कमरे दामिनी, डॉक्टर और मेड थी। वही रिधान अपने कमरे में था। आज उसे पता नहीं, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। रिधान खड़े होकर अपनी मोम के पास जाना चाहता था और वो उनके कमरे की ओर जाने लगता है। वही दामिनी पसीने से लथपथ हो चुकी थी और अपने पेट पर हाथ रख कराह रही थी। दामिनी का वाटर ब्रेक हो चुका था। डॉक्टर दामिनी को शांत रहने को कह रही थी पर दामिनी का बीपी हाई हो चुका था। दामिनी की जान खतरे में थी। उतने में ही रिधान कमरे में आ जाता है और अपने माँ की हालत देख भागकर उनके पास जाता है। रिधान बेड पर चढ़कर अपनी मोम को पुकारने लगता है। दामिनी गहरी गहरी सांस लेते हुए मुश्किल से कहती है, अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, हमेशा उसे खुश रखना, उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। ये सुन 6 साल के बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, मोम ये आप क्या कह रही है? आप कहाँ जा रही है? आप कहीं नहीं जा सकती, मैं अभी डेट को बुला के आता हूँ, कहकर खड़ा होकर जाने लगता है। दामिनी रोकने की कोशिश करती है पर उससे पहले रिधान चला जाता है। दामिनी चिल्ला रही थी। दामिनी पूरी कोशिश करती है कि रिधान ना जाए पर रिधान सुन ही नहीं रहा था। रिधान भागकर स्टडी रूम में जाता है और स्टडी रूम में कोई नहीं था। रिधान हर जगह लॉबी में जाकर डेट डेट चिल्लाने लगता है। रिधान हॉल में जाकर डेट डेट चिल्ला रहा था। सारे मैच बाहर आ जाते हैं पर उसका बाप नहीं, क्योंकि उनके कमरे में म्यूजिक सिस्टम शुरू हो चुका था। रिधान के आंख में आंसू थे। वो अपने डेट को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे अपनी मां को बचाना था। रिधान गार्डन एरिया, छत, हर जगह जाता है। रिधान थक चुका था, वो हाफ रहा था। तभी उसे किंजल के बारे में याद आता है। रिधान भागकर किंजल के कमरे में जाता है और दरवाजा खोल देता है। रिधान के होश हो जाते हैं क्योंकि एक चद्दर के अंदर रणधीर और किंजल बिना कपड़ों के थे। रिधान 6 साल का जरूर था पर उसे ये समझ आ रहा था उसके पापा उसकी मम्मी के साथ नहीं बल्कि ये आंटी के साथ सोए हैं। वो उन्हें एक बार पुकारता है पर रणधीर को सुनाई नहीं देता। रिधान दरवाजा बंद कर वहां से भाग जाता है और अपने मोम के कमरे में आ जाते हैं जहां उसकी मोम तड़प रही थी। रिधान बेड पर बैठकर कहता है, मोम, मोम उठो ना प्लीज मोम। उसकी मॉम आंखें बंद करने को आई थी। वही डॉक्टर उस मेड से कहती है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना का भी टाइम नहीं है और डिलीवरी नहीं की तो ये बच्चा पेट में ही मर जाएगा। मिस्टर रॉय कहाँ है? उन्हें बुलाइए, मुझे पूछना है किसे बचाना है। बच्चे की माँ को मुझे जल्दी जवाब चाहिए। रिधान रोते हुए कहता है, मम्मा आप ठीक तो हो? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मम्मा। उसकी मॉम लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। डॉक्टर रिधान की मॉम को पुश कहना का कहती है। एक दूसरी मेड आकर रिधान को गोद में ले लेती है और बाहर ले जाती है। रिधान नहीं जाना चाहता था पर वो मजबूर था। एक छोटा बच्चा ये सब नहीं देख सकता था। डॉक्टर और वहां खड़ी दूसरी नर्स दामिनी की डिलीवरी कराने लगती है। बच्चा बहुत मुश्किल से बाहर आता है और रोने लगता है। दामिनी एक नज़र अपने बच्चे को देखती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। उसी के साथ दामिनी इस दुनिया का छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर बच्चे को साफ कर देती है। रिधान कमरे में आता है और डॉक्टर उसे बच्ची हाथ में देते हैं और कहते हैं, बेटा आपकी मम्मा गॉड के पास चले गई है। ये सुन रिधान बिल्कुल भी नहीं रोता, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे। वो एक नज़र अपने हाथों में पकड़ी बच्ची को देखता है जिसे वो ठीक से पकड़ पर नहीं पा रहा था। रिधान बिना किसी भाव के उसे लेकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। एक मेड अब हिम्मत करके किंजल के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। उन दोनों को अब जाकर होश आता है और अपने कपड़े पहनकर किंजल बाहर आती है और मेड उसे सब कुछ बता देती है। ये सुन किंजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वही के वही गिर जाती है। वही रणधीर कहता ये बात सुन रिधान के बारे में पूछता है। गार्ड्स ऊपर कमरे में जाकर दामिनी की बॉडी को एक चद्दर के ऊपर हॉल में बॉडी रख देते हैं। रिधान बिल्कुल भी अपनी का की बॉडी के सामने नहीं देख रहा था। वहां विधान भी आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा था। वो अपनी मां को ढूंढने लगता है जो बेसुध सी जमीन पर कमरे के बाहर बैठी थी। विधान अपने मां के पास जाता है और कहता है, मोम यहाँ क्या हुआ और आप इस तरह क्यों बैठी है? मोम कुछ तो बोलिए। किंजल कुछ नहीं बोलती। वही विधान एक मेड को बुलाकर उसकी मोम को खड़ा कर नीचे हॉल में ले जाता है और रिधान के पास जाता है। रिधान के हाथ में बच्ची देखकर विधान उस बच्ची को देखने को जाता है।
तभी रिधान अपनी बहन को अपनी बाहों के छुपा देता है। विधान सॉफ्ट हो जाता है। रणधीर को भी अपनी बच्ची देखनी थी और रिधान को संभालना था। वो आगे आकर रिधान के पास जाते हैं और रिधान की बाह पकड़ने को होता है। तभी रिधान गुस्से से रणधीर के सामने देखता है और कहता है, आप जाएं यहाँ से, मेरी बहन और मेरी बहन के करीब बिल्कुल मत आना। नफरत करता हूँ मैं आपसे और किंजल आंटी से। आप दोनों की वजह से मेरी मम्मा मर गई। आई हेट यू। ये सुन रणधीर चौंक जाता है। किंजल रिधान के सामने देखती है और नीचे जमीन पर बैठ जाती और रोने लगती है। उसके कारण उसकी दोस्त जो मर चुकी थी वो वही बेहोश हो जाती है। विधान अपनी मां को संभालता है। रणधीर जाकर अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करके आता है। रिधान पिछले कई घंटे तक अपनी बहन को लेकर सोफे पर ही बैठा रहा। वही उसकी बहन ने बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं किया, मानो वो समझ रही हो अभी कुछ बुरा हुआ है घर में। विधान परेशान होकर हॉस्पिटल में अपनी मां के साथ था। डॉक्टर ने विधान को कहा था कि अब उसकी मां चल फिर नहीं सकती, ना ही कुछ बोल सकती है। उन्हें लकवा मार गया है। सदमे के कारण विधान अपनी मां की हालत देखकर टूट जाता है। दूसरे दिन किंजल को उसी घर में लाया जाता है और बेड पर सारी सुविधा के साथ लेटा दिया जाता है। 24 घंटे वहां नज हुआ करती थी। वही रिधान के कमरे में सिर्फ हीना राठौड़ और किसमिस ही हुआ करती थी। रिधान किसी को भी अंदर नहीं आने देता था, ना ही स्कूल जाता था। जब भी विधान कमरे में उसके पास जाता था तो रिधान उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता था और कहता था, तुम्हारी मोम ने चिट किया मेरे डेड के साथ मिलकर। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। जब दोनों 10 साल के हुए तब रणधीर ने रिधान को एक बार गुस्से से कहा, रिधान तुम विधान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, ये तुम्हारा ही भाई है। मैं भी विधान का डेड हूँ और किंजल तुम्हारी सटेप मन था। रिधान व्हीलचेयर बैठी किंजल को देखता है जो इतने सालों में ठीक ही नहीं हुई थी। ये सुन रिधान 4 साल की रुस्तम का हाथ पकड़ कहता है, आज के बाद मुझे आपसे और आपके इस बेटे से कोई मतलब नहीं। मैं मेरी बहन को लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात सुन रणधीर रिधान को रोकने को जाता है, पर उससे पहले वहां दामिनी का भाई यानी रिधान का मामा आ जाता है और दोनों बच्चों को वहां से ले जाता है। चैप्टर 77 रिधान विधान का नाराज होना। अब आगे ये सब सुन यशवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह बेड पर बैठ जाती है और कहती है उन दोनों की लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, वह भी सिर्फ एक इंसान के कारण। तभी वह हिना जी से वापस सवाल करती है, किंजल मॉम कैसे ठीक हुई। हिना किंजल का नाम सुन कहती है, जैसे कि मैंने कहा, रिधान अपनी बहन को लेकर अपने मामा के घर चला गया था। वही विधान अपनी मॉम के साथ उसी घर में कई सालों से रहने लगा था, पर रणधीर ने अपना घर बदल दिया था और मिस्टर रणधीर फॉरेन बिजनेस ट्रिप हर जगह जाने लगे थे और इंडिया में कम ही रहने लगे थे क्योंकि उनके दोनों बेटे उनसे नफरत करते थे। विधान अपनी मां की हालत का जिम्मेदार रणधीर को मानता था और रिधान का भी सबको पता था। ऐसे ही 10 साल बीत गए। दोनों बच्चों ने अपने दम पर खड़े होकर खुद का बिजनेस 20 साल में ही शुरू कर दिया। मिस्टर रणधीर ने वो हादसा होते वहां मौजूद सभी नौकरों को अच्छी इनकम देकर वहां से निकल दिया था और हम सब का मुंह बंद कर दिया था क्योंकि हम सब कोई अफवाह ना फैलाए। कुछ 7-8 महीने पहले ही किंजल मैडम को होश आया है। उन्होंने जो बुरा किया उसकी सजा शायद ऊपर वाले ने ही उन्हें इतने साल सिर्फ हवा पर जिंदा रख दे दी है। यशवी हाँ में सिर हिला देती है और वहां से थैंक यू बोल वहां से चली जाती है। वो जो जानना चाहती थी वो उसने जान लिया था। उसकी आंखें आंसू और गुस्से से चेहरा लाल था। वहीं बाहर रिधान उसका वेट कर रहा था। यशवी गाड़ी में बैठ जाती है और रिधान को देखती है। रिधान यशवी को देख परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ, किसी ने केक कहा, मुझे घर बताओ, अभी मैं जाकर उसे ठीक करता हूँ। ये बात सुन यशवी कहती है, नहीं मैं इसके लिए दुखी नहीं हूं, मैं कहकर रुक जाती है। तभी रिधान कहता है, तुम क्या। यशवी आगे बढ़कर रिधान के होठ पर अपने होठ रख देती है और उसे चूमने लगती है। रिधान को कुछ समझ नहीं आता। वो यशवी को अलग कर उसके चेहरे को पकड़ कहता है, तुम्हें क्या गया बटरफ्लाई, तुम इतनी उदास क्यों हो। अगर तुम 10 सेकंड में नहीं बताओगी तो मैं उस घर में चला जाऊंगा और वहां जितने लोग हाजिर होंगे उनका मुंह तोड़ दूंगा। यशवी नीचे जमीन को देखने लगती है। रिधान यशवी का चेहरा ऊपर कर कर सब बताने को कहता है। यशवी हिम्मत कर ऊपर देखती है और बिना नजरें मिलाए जो कुछ बात हुई बता देती है। तभी रिधान गुस्से से कहता है, तुम यहाँ झूठ बोलकर सिर्फ हीना से मिलने आई थी, वो भी अपनी दोस्त का बहाना लेकर। यशवी कहती है, रिधान आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आप दोनों की नफरत का राज जानना था। मैंने आप दोनों को लड़ता हुआ नहीं देखना है।
इसलिए मैंने ये सब किया, मेरे लिए आप दोनों मेरे लिए परफेक्ट मैच हो, मुझे दोनों चाहिए। तारांकन। रिधान गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मार देता है। यशवी रिधान का हाथ पकड़ लेती है। रिधान उसके हाथ को झटक देता है। यशवी को बुरा लगता है। रिधान कहता है, मैं नहीं चाहता था तुम हमारे डार्क पास्ट को जानो और हमें ऐसे कोई नजर से देखो। यशवी कहती है, हम पति पत्नी हैं, मुझे पूरा हक है आपकी जिंदगी के बारे में जानने का, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। रिधान गुस्से से कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी गैर से जाकर हमारा पास जानो और तुम सालों की नफरत ठीक कभी नहीं कर सकती हो। कहकर अपना फोन ऑन कर कुछ करने लगता है। यशवी रिधान के कंधे पर सिर रख देती है। रिधान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। यशवी को बुरा लगता है और वो रिधान का चेहरा पकड़ अपने होठ उसके होठ पर रख देती है। रिधान बिल्कुल भी किस बैक नहीं करता है। यशवी बहुत एफर्ट डाल रही थी। रिधान यशवी से दूर होने की कोशिश करता है। यशवी रिधान के साइड से सीट नीचे कर देती है और उसके ऊपर आकर रिधान को चूमने लगती है। रिधान यशवी को हटा सकता था पर यशवी के साथ जबरदस्ती उसे हटाने उसे चोट लग सकती थी। तभी विंडो पर कोई नॉक करता है। दोनों को होश आता है। यशवी बाहर देखती है। बाहर एक पुलिस वाला था। रिधान गहरी सांस लेता है और यशवी को साइड हटने को कहता है। रिधान विंडो नीचे कर देता है। पुलिस वाला कहता है, मैं जान सकता हूं आप दोनों का रिश्ता क्या है? तारांकन। रिधान यशवी को देख कहता है, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। पुलिस वाला कहता है, इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी पब्लिकली शुरू हो जाए, आपको फाइन भरना होगा। ये सुन यशवी कहती है, क्या फाइन? आपको पता भी है आप किस से बात कर रहे हैं? रिधान हाथ दिखा देता है और कहता है, फाइन कितना है? पुलिस वाला गाड़ी को देखता है और कहता है, 0.5000। यशवी कहती है, नहीं रिधान, कोई भी फाइन 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता, प्लीज मत दीजिए। रिधान अपनी जेब से पर्स निकालकर पैसे दे देता है। तभी पुलिस वाला कहता है, मैडम आप अब कुछ भी कर सकते हैं। रिधान पुलिस वाले को घूरता है और विंडो बंद कर वहां से गाड़ी स्टार्ट कर घर के ओर निकल जाता है। रिधान पूरे रास्ते कुछ बात नहीं करता। वही यशवी कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी पर वो थक जाती है और सीट से टिक कर अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर में घर आ जाता है। रिधान गुस्से से लिफ्ट में से अंदर आ जाता है। यशवी भी उसके साथ थी पर गाड़ी से ज्यादा अब गुस्सा नजर आ रहा था। दोनों हॉल में आते हैं जहां विधान बैठा था और दोनों बच्चे कमरे में थे। विधान यशवी को देख कहता है, बटरफ्लाई कैसी है तुम्हारी दोस्त? वो ठीक तो है? रिधान कमरे में जाते हुए कहता है, हाँ उसकी दोस्त हीना राठौड़ ठीक है और उनका आज का टॉपिक रॉयस का पास्ट था। कहकर कमरे में जाकर जोर से डोर बंद कर देता है। यशवी अपनी आंखें मिच लेती है और विधान को देखती है। विधान को यकीन नहीं हो रहा था। वो वहां से खड़ा हो जाता है और छत के लिए जाता है। तभी यशवी रोकते हुए कहती है, विधान प्लीज आप तो मेरी बात समझे। विधान यशवी का हाथ झटक कहता है, बच्चे अंदर है, वापस में उनके सामने कोई तमसा नहीं चाहता क्योंकि उन्हें हमेशा उनकी मां सही लहरी है और उनके डेट्स गलत। यशवी कहती है, मुझे मेरी बात रखने का एक मौका तो दो। विधान वहां से छत पर चला जाता है। यशवी भी उसके पीछे पीछे छत पर आ जाती है और विधान को पीठ से गले लगाकर कहती है, विधान नहीं समझ रहे हैं, प्लीज आप तो ऐसा मत कीजिए, मैं टूट जाऊंगी। विधान यशवी को अलग कर उसके सामने देख कहता है, गलती की है, हम दोनों नहीं चाहते थे तुम्हें ये सब पता चले, कल हमारे बच्चे को भी ये सब पता चलेगा, पर तुम्हें अपनी करनी है। तुम्हारी सजा ही यही है कि तुम थोड़े दिन हम दोनों से दूर रहो। यशवी ये सुन चौंक जाती है और ना में सिर हिला देती है। यशवी विधान को पकड़ उसके कसकर सीने से लग जाती है और रोने लगती है। विधान उसे रोते हुए नहीं देख सकता था पर आज वो मजबूर था। यशवी ने अनजाने में उनके घाव वापस भर दिए थे। विधान उसे अलग कर देता है और जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। यशवी विधान को ही देख रही थी। विधान ज्यादा गुस्से वाला था इसलिए यशवी विधान को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहती थी। वो वहां से नीचे घर में चली जाती है और सोफे पर बैठे हुए सोचने लगती है वो अपने नाराज पतियों को कैसे मनाए। तभी यशवी को कुछ आइडिया आता है और वो अपने कमरे को अंदर लॉक कर कुछ करने लगती है। वही रिधान और विधान हॉल में बैठे अपना कुछ काम कर रहे थे। यशवी कमरे से बाहर निकल कमरे को लॉक कर देती है और चाबी अपने पास रखकर बच्चों के कमरे में जाती है जहां बच्चे खेल रहे थे। यशवी दोनों बच्चों को कुछ चीजें सिखाती है। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे
और दोनों हॉल में चले जाते हैं। दोनों बच्चे हॉल में खेल रहे थे। रीवा के हाथ में एक टॉय था, वही रिधव उसी टॉय को लेना चाहता था। वो रीवा को धक्का देकर टॉय को उससे छीन लेता है। रीवा जमीन पर बैठकर रोने लगती है। रिधान और विधान ये देख खड़े होते हैं और अपनी प्यारी सी डोल के पास जाते हैं। चैप्टर 78 अब आगे। रिधव रीवा को धक्का मार देता है, रीवा नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। रिधान और विधान दोनों भागकर रीवा के पास आते हैं और रीवा को खड़ा कर विधान रीवा को गोद में लेता है। रीवा रोने लगती है और रिधव की ओर उंगली कर देती है। रिधान रिधव को थोड़ा सख्ती से कहता है, ये क्या हरकत हुई? ये तुम्हारी छोटी बहन है, एक बड़ा भाई क्या अपनी बहन के साथ ये सब करता है? रिधव गुस्से से कहता है, ये मेरी चीज है, मैंने कितनी बार कहा है इसे ना छुए पर ये मेरी बात मानती ही नहीं। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने दे दिया धक्का। विधान शांति से रिधव से कहता है, तुम एक चीज के लिए तो रीवा पर गुस्सा नहीं कर सकते ना बेटा, तारांकन। तभी रिधव कहता है, एक चीज नहीं, एक चीज की वजह से रीवा ने हमेशा से मेरी सारी चीजों में मुझे सब शेयर करना पड़ा है, चाहे वो मेरी मम्मा और डैड भी क्यों ना हुए हो। रिधव के मुंह से ये सुन विधान और रिधान दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं। उन्हें कुछ कुछ अपने बचपन याद आने लगता है, कैसे वो दोनों सच्चाई पता लगने के बाद एक ही बाप की लड़े थे और तेरा मेरा किया था। तभी रिधान कहता है, नहीं रिधव, मेरी भी एक छोटी बहन है और तुम्हें पता है मैं एक बड़े भाई नहीं एक डेड की तरह उसके लिए खड़ा हुआ हूँ। तुम्हें भी अपनी बहन की सारी जरूरत का ख्याल रखना होगा, उसे कभी रोने नहीं देना होगा और हमेशा तुम्हें अपनी बहन के बॉडीगार्ड बन के रहना होगा। रिधव एक टक सारी बातें सुनता है। तभी विधान कहता है, रीवा बेटा सॉरी बोलो भैया से, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा उनकी चीजों में से तुम पूछ कर लोगी। तभी रीवा कहती है, नहीं हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, कहकर दोनों ही साथ में अपना चेहरा घुमा देते हैं। विधान को एहसास होता है आखिर उनके बच्चों में कुछ चीज सेम थी। विधान की माँ अलग थी और बाप एक, और यहाँ उनके बच्चों की माँ एक और बाप अलग थे। विधान कहता है, नहीं देखो ये नफरत नफरत कुछ नहीं होता, किसने सिखाया ये सब? चलो अच्छे बच्चों की तरह दोस्ती कर दो और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। दोनों बच्चे एक दूसरे के सामने देखते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलकर कमरे के अंदर साथ में चले जाते हैं और छोड़ जाते। रिधान और विधान के मन में कुछ सवाल, क्या वो दोनों इससे कुछ समझ पाए होंगे? रिधान और विधान बिना कुछ बोले अपने कमरे यानी यशवी के कमरे में आते हैं और उनकी नजर सामने जाती है। दोनों चौंक जाते हैं। कमरे को हर जगह कैंडल से सजाया हुआ था, गुलाब की पंखुड़ियां नीचे जमीन और बेड पर गिरी थी, कुछ हॉट वाले कुसून लगे हुए थे और सामने टेबल पर एक ड्रिंक बड़ी सी बोतल रखी थी जिसके पास 3 ग्लास थे। यशवी अभी बच्चों के कमरे में थी और उन दोनों बच्चों को बारी बारी किस कर कहती है, थैंक यू मेरे बच्चों, तुम दोनों ने कितना अच्छा प्ले किया, जैसे मैंने सिखाया उसी तरह कल तुम दोनों के लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनेगा। बच्चे खुश हो जाते हैं, वो लड़े नहीं था, मतलब दोनों ने नाटक किया था। तभी रीवा पूछती है, मम्मा हमने डैड्स के सामने लड़ाई क्यों की है? यशवी कहती है, तुम दोनों को पता है ना आपके डैड्स भाई हैं, बस उन दोनों में भी लड़ाई हो गई, मैं वही ठीक करना चाहती थी उन्हें, आपको देख किस रियलाइज हो। दोनों बच्चे हाँ में सिर हिला देते हैं और आंखें बंद कर सो जाते हैं। यशवी खड़ी होकर डोर को बंद कर अपने कमरे की ओर चली जाती है जहां उसके दोनों हॉट पति शर्टलेस बेड के अगल बगल बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यशवी कमरे में आती है और डोर को बंद कर वो सीधा वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर एक जोर सी नाइटी पहनकर बाहर आती है जिसमें वो बहुत हॉट दिख रही थी। यशवी का सीना ऊपर से थोड़ा शो हो रहा था और उसके दोनों इनरवियर शेप पर ही डार्क कपड़े जैसा था, बाकी के सभी पार्ट नेट का था जिससे यशवी की पूरी पीठ और पेट दिख रहे थे। यशवी में हेयर वॉश किए थे और एक बड़े ही अदा से चलते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपने पैरों को बड़े अदा से एक के ऊपर एक रख के एक ग्लास में ड्रिंक को डाल अपने बालों में हाथ फेरते हुए पीने लगती है। वही इसके हॉट हस्बैंड उसे ही घूर रहे थे। दोनों का ध्यान यशवी की सुंदर लेग्स पर था और धीरे धीरे उनका ध्यान ऊपर की ओर जाता है। यशवी से भले वो नाराज थे पर आज उनकी बीवी ने कोई मौका नहीं छोड़ा था उन्हें परेशान करने के लिए। तभी यशवी मदहोशी से कहती है, क्या आप दोनों मुझे ज्वाइन करने चाहेंगे? कहकर अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर चलाने लगती है। दोनों का ध्यान यशवी के पैरों पर जाता है। तभी यशवी बैठकर कहती है,
ड्रिंक के लिए दोनों को होश आता है और दोनों खड़े होकर यशवी के पास आने लगते हैं। यशवी दोनों की हॉटनेस को देख पिघल रही थी। दोनों क्या ही लग रहे थे, वो सिर्फ वही ही जानती थी। दोनों अलग अलग सोफे पर बैठ जाते हैं। यशवी दोनों के लिए ड्रिंक शेयर कर देती है। दोनों अपना ग्लास लेकर यशवी को देकर पीने लगते हैं। वही दू एक बड़े से सोफे पर बैठे थे कोने पर, जिससे बीच में बहुत जगह थी। यशवी खड़ी होती है और उस सोफे पर बैठकर अपने दोनों पैरों को विधान की गोद में रख खुद का सिर रिधान की गोद में रख देती है और अपने एक हाथ को रिधान के हाल पर फेरने लगती है। वही यशवी अपना एक पैर विधान के सीने पर चला रही थी। दोनों यशवी को ये करता देख अपने गाल्स का ड्रिंक जल्दी से खत्म कर देते हैं और ग्लास को टेबल पर रख देते हैं। यशवी किलर स्माइल दे देती है और अपना ग्लास अपने सीने से लेकर पेट और नीचे तक गिरा देती है। दोनों उसे एकटक देख रहे थे। चैप्टर 79 सुलह हुई हाँ और ना। अब आगे दोनों अलग अलग सोफे पर बैठ जाते हैं। यशवी दोनों के लिए ड्रिंक शेयर कर देती है। दोनों अपना ग्लास लेकर यशवी को देकर पीने लगते हैं। वही दू एक बड़े से सोफे पर बैठे थे कोने पर, जिससे बीच में बहुत जगह थी। यशवी खड़ी होती है और उस सोफे पर बैठकर अपने दोनों पैरों को विधान की गोद में रख खुद का सिर रिधान की गोद में रख देती है और अपने एक हाथ को रिधान के हाल पर फेरने लगती है। वही यशवी अपना एक पैर विधान के सीने पर चला रही थी। दोनों यशवी को ये करता देख अपने गाल्स का ड्रिंक जल्दी से खत्म कर देते हैं और ग्लास को टेबल पर रख देते हैं। यशवी किलर स्माइल दे देती है और अपना ग्लास अपने सीने से लेकर पेट और नीचे तक गिरा देती है। दोनों उसे एकटक देख रहे थे। वही रिधान और विधान का ध्यान वाइन पर जाता है। रिधान यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। वही यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। विधान भी अपना कंट्रोल खो चुका था। वो यशवी के पैरों को चूमने लगा था जो उसके गोद में थे। यशवी की भी अब हालत खराब हो रही थी। रिधान धीरे धीरे अपने हाथ फिरा कर यशवी की ड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा था। वही विधान भी ड्रेस को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। रिधान यशवी की ड्रेस ऊपर से विधान की ओर खिसका देता है। वही उस ड्रेस को विधान फाड़कर साइड में रख देता है और यशवी के पेट पर चूमने लगता है। रिधान भी यशवी के गले में चूमने लगता है। यशवी सिसकियां ले रही थी। रिधान के हाथ यशवी के चेहरे और होठों पर चल रहे थे। वही विधान के हाथ यशवी के पैरों पर चल रहे थे। अभी यशवी रिधान और विधान के गोद में बिन कपड़ों की थी। रिधान यशवी के गर्दन के पास और गर्दन के नीचे गिरी वाइन को सक करने लगता है। वही विधान भी यशवी के पेट के पास और पेट के आसपास के हिस्सों में चूमने लगता है। यशवी की हालत खराब हो रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अपने एक हाथ से रिधान के बालों को पकड़ लेती है और एक पैर विधान की चेस्ट पर रख देती है। विधान खड़ा होता है और अपनी पेंट खोलता है। यशवी अपनी आंखें खोल विधान को देखती है और अपनी आंखें मिच लेती है। विधान सोफे पर यशवी की तरफ अपने घुटने के बल खड़ा रह जाता है और यशवी के दोनों पैर अपने गले में लपेट देता है और यशवी के पैरों को चूमने लगता है। यशवी को उससे गुदगुदी होने लगी थी। कुछ ही देर में विधान यशवी में समा जाता है। यशवी की सिसकियां पूरे कमरे सुनाई दे रही थी, जिससे दोनों मदहोश हो रहे थे। विधान वक्त के साथ और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, जिससे यशवी अपने हाथों से रिधान के बाल खींचने लगती है। ये एहसास देख रिधान यशवी के होठ को अपने होठ से छू देता है और उसे राहत मिले उस तरह किस करने लगता है। दोनों यशवी को इसी तरह प्यार जाता रहे थे। विधान थक जाता है, तभी रिधान खड़ा होता है और यशवी को अपनी गोद में बैठा देता है। यशवी समझ जाती है और वो और रिधान एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। यशवी ने अपनी आंखें मिची हुई थी। वही विधान यशवी की पीठ चूमे जा रहा था और यशवी के शरीर पर अपने हाथ घुमा रहा था। यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक रिधान हाथ घुमा रहा था और पीठ से लेकर कमर तक विधान हाथ घुमा रहा था। दोनों यशवी को इसी तरह प्यार जाता रहे थे। विधान थक जाता है, तभी रिधान खड़ा होता है और यशवी को अपनी गोद में बैठा देता है। यशवी समझ जाती है और वो और रिधान एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। यशवी ने अपनी आंखें मिची हुई थी। वही विधान यशवी की पीठ चूमे जा रहा था और यशवी के शरीर पर अपने हाथ घुमा रहा था। यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक विधान हाथ घुमा रहा था और पीठ से लेकर कमर तक विधान हाथ घुमा रहा था। अब यशवी थक जाती है और रिधान से अलग हो जाती है। विधान यशवी को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। यशवी अब शहीद होने के लिए तैयार थी। रिधान और विधान बारी बारी अपना प्यार पूरी रात जताने लगते हैं। वो तीनों रात के किस मोड़ पर सोते हैं वो तीनों जाने। सुबह
रिधान और विधान यशवी के बालों को उसके कान के पीछे करके उसे ही देख रहे थे। यशवी उनके पास लेटी थी। तभी यशवी की नींद खुलती है और वो अपने आसपास दोनों जगह देखती है और मुस्करा देती है। रिधान विधान भी मुस्करा देते हैं। यशवी बारी बारी रिधान और विधान को गाल पर किस देती है और उठकर बैठ जाती है। यशवी ने रिधान की शर्ट पहनी थी। दोनों लड़के भी बेड पर बैठ जाते हैं। तभी रिधान का हाथ पकड़ लेती है। रिधान यशवी को देखता है। यशवी विधान की गोद में जाकर बैठ जाती है और रिधान को अपने सामने बैठा देती है और उसका हाथ पकड़े रखती है। यशवी रिधान से कहती है, क्या आप दोनों मेरे लिए एक दूसरे को माफ कर एक दोस्ती और भाई की तरह नहीं रह सकते? ये सुन रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं और विधान कहता है, तुम्हारी वजह से हम दोनों एक कमरे में हैं और एक बेड पर एक पत्नी के साथ रह रहे हैं। उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यशवी विधान को देख कहती है, मुझे आप दोनों साथ एक भाइयों की तरह चाहिए जिसमें आप दोनों खुशी खुशी रह। मुझे हमारा हैप्पी परिवार चाहिए जिसमें आपकी नफरत कई बार बीच में आ जाती है और ऐसा नहीं हो सकता। रिधान यशवी का हाथ छोड़ देता है और विधान को देखता है। चैप्टर 80 डोंट वेस्ट योर कॉइन। अब आगे दोनों अलग अलग सोफे पर बैठ जाते हैं। यशवी दोनों के लिए ड्रिंक शेयर कर देती है। दोनों अपना ग्लास लेकर यशवी को देकर पीने लगते हैं। वही दो एक बड़े से सोफे पर बैठे थे कोने पर जिससे बीच में बहुत जगह थी। यशवी खड़ी होती है और उस सोफे पर बैठकर अपने दोनों पैरों को विधान की गोद में रख खुद का सिर रिधान की गोद में रख देती है और अपने एक हाथ को रिधान के हाल पर फेरने लगती है। वही यशवी अपना एक पैर विधान के सीने पर चला रही थी। दोनों यशवी को ये करता देख अपने गाल्स का ड्रिंक जल्दी से खत्म कर देते हैं और ग्लास को टेबल पर रख देते हैं। यशवी किलर स्माइल दे देती है और अपना ग्लास अपने सीने से लेकर पेट और नीचे तक गिरा देती है। दोनों उसे एकटक देख रहे थे। वही रिधान और विधान का ध्यान वाइन पर जाता है। रिधान यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। वही यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। विधान भी अपना कंट्रोल खो चुका था। वो यशवी के पैरों को चूमने लगा था जो उसके गोद में थे। यशवी की भी अब हालत खराब हो रही थी। रिधान धीरे धीरे अपने हाथ फिरा कर यशवी की ड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा था। वही विधान भी ड्रेस को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। रिधान यशवी की ड्रेस ऊपर से विधान की ओर खिसका देता है। वही उस ड्रेस को विधान फाड़कर साइड में रख देता है और यशवी के पेट पर चूमने लगता है। रिधान भी यशवी के गले में चूमने लगता है। यशवी सिसकियां ले रही थी। रिधान के हाथ यशवी के चेहरे और होठों पर चल रहे थे। वही विधान के हाथ यशवी के पैरों पर चल रहे थे। अभी यशवी रिधान और विधान के गोद में बिन कपड़ों की थी। रिधान यशवी के गर्दन के पास और गर्दन के नीचे गिरी वाइन को सक करने लगता है। वही विधान भी यशवी के पेट के पास और पेट के आसपास के हिस्सों में चूमने लगता है। यशवी की हालत खराब हो रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अपने एक हाथ से रिधान के बालों को पकड़ लेती है और एक पैर विधान की चेस्ट पर रख देती है। विधान खड़ा होता है और अपनी पेंट खोलता है। यशवी अपनी आंखें खोल विधान को देखती है और अपनी आंखें मिच लेती है। विधान सोफे पर यशवी की तरफ अपने घुटने के बल खड़ा रह जाता है और यशवी के दोनों पैर अपने गले में लपेट देता है और यशवी के पैरों को चूमने लगता है। यशवी को उससे गुदगुदी होने लगी थी। कुछ ही देर में विधान यशवी में समा जाता है। यशवी की सिसकियां पूरे कमरे सुनाई दे रही थी जिससे दोनों मदहोश हो रहे थे। विधान वक्त के साथ और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था जिससे यशवी अपने हाथों से रिधान के बाल खींचने लगती है। ये एहसास देख रिधान यशवी के होठ को अपने होठ से छू देता है और उससे राहत मिले उस तरह किस करने लगता है। दोनों यशवी को इसी तरह प्यार जाता रहे थे। विधान थक जाता है। तभी रिधान खड़ा होता है और यशवी को अपनी गोद में बैठा देता है। यशवी समझ जाती है और वो और रिधान एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। यशवी ने अपनी आंखें मिची हुई थी। वही विधान यशवी की पीठ चूमे जा रहा था और यशवी के शरीर पर अपने हाथ घुमा रहा था। यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक विधान हाथ घुमा रहा था और पीठ से लेकर कमर तक विधान हाथ घुमा रहा था। दोनों यशवी को इसी तरह प्यार जाता रहे थे। विधान थक जाता है। तभी रिधान खड़ा होता है और यशवी को अपनी गोद में बैठा देता है। यशवी समझ जाती है और वो और रिधान एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। यशवी ने अपनी आंखें मिची हुई थी। वही विधान यशवी की पीठ चूमे जा रहा था और यशवी के शरीर पर अपने हाथ घुमा रहा था। यशवी के गर्दन से लेकर पेट तक विधान हाथ घुमा रहा था और पीठ से लेकर कमर तक विधान हाथ घुमा रहा था। अब यशवी थक जाती है और रिधान से अलग हो जाती है।
विधान यशवी को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। यशवी अब शहीद होने के लिए तैयार थी। रिधान और विधान बारी बारी अपना प्यार पूरी रात जताने लगते हैं। वो तीनों रात के किस मोड़ पर सोते हैं वो तीनों जाने। सुबह रिधान और विधान यशवी के बालों को उसके कान के पीछे करके उसे ही देख रहे थे। यशवी उनके पास लेटी थी, तभी यशवी की नींद खुलती है और वो अपने आसपास दोनों जगह देखती है और मुस्करा देती है। विधान भी मुस्करा देते हैं। यशवी बारी बारी रिधान और विधान को गाल पर किस देती है और उठकर बैठ जाती है। यशवी ने रिधान की शर्ट पहनी थी। दोनों लड़के भी बेड पर बैठ जाते हैं। तभी रिधान का हाथ पकड़ लेती है। रिधान यशवी को देखता है। यशवी विधान की गोद में जाकर बैठ जाती है और रिधान को अपने सामने बैठा देती है और उसका हाथ पकड़े रखती है। यशवी रिधान से कहती है, क्या आप दोनों मेरे लिए एक दूसरे को माफ कर एक दोस्ती और भाई की तरह नहीं रह सकते? ये सुन रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं और विधान कहता है, तुम्हारी वजह से हम दोनों एक कमरे में हैं और एक बेड पर एक पत्नी के साथ रह रहे हैं, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यशवी विधान को देख कहती है, मुझे आप दोनों साथ एक भाइयों की तरह चाहिए जिसमें आप दोनों खुशी खुशी रहे। मुझे हमारा हैप्पी परिवार चाहिए जिसमें आपकी नफरत कई बार बीच में आ जाती है और ऐसा नहीं हो सकता। रिधान यशवी का हाथ छोड़ देता है और विधान को देखता है। चैप्टर 81 यशवी की मालिश अपने दोनों पतियों के हाथों। अब आगे यशवी विधान को देख कहती है, मुझे आप दोनों साथ एक भाइयों की तरह चाहिए जिसमें आप दोनों खुशी खुशी रहे। मुझे हमारा हैप्पी परिवार चाहिए जिसमें आपकी नफरत कई बार बीच में आ जाती है और ऐसा नहीं हो सकता। रिधान यशवी का हाथ छोड़ देता है और विधान को देखता है। दोनों भाई एक दूसरे के सामने देखते हैं। यशवी उन्हें उम्मीद से देख रही थी, तभी विधान का फोन रिंग रिंग बजने लगता है। यशवी और दोनों का ध्यान टूट जाता है। विधान यशवी के अपनी गोद से उतारकर अपना फोन हाथ में लेता है और यशवी उसने सवाल करने की पूरी कोशिश करती है। तभी विधान कहता है, डॉक्टर का कॉल है, मुझे फोन उठाना होगा, मैं आकर बात करता हूँ। और वो अपनी पेंट पहनकर कॉल अटेंड करने चला जाता है। यशवी ये देख बेड पर लेट जाती है, उसे बहुत पेन होता। रिधान ये साफ साफ देख सकता था। वो उसकी कमर दबाने लगता है जिससे यशवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी कमरे में विधान आता है और बेड के पास आता है। वो यशवी के पास बैठकर यशवी के बाल सहलाते हुए कहता है, मुझे मेरे घर जाना होगा, मेरी मॉम की तबीयत सही नहीं है, पर मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। ये सुन यशवी सीधी लेट जाती है और रोने सकल के साथ कहती है, मुझे लगा मैं अपने दोनों पति से बात करूंगी और उनसे सेवा भी करवाऊंगी। ये सुन विधान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहती है, ठीक है बटरफ्लाई, मैं तुम्हें मालिश देने के बाद जाऊंगा खुश। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। वो अपने मन में सोचती है वो इस बारे में बात दोपहर के खाने के टाइम करेगी। यशवी बैठ जाती है। विधान यशवी के पीछे जाकर यशवी की कंधे लेकर पीठ कमर सब जगह दबाने कहता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर ये सब एंजॉय करने लगती है। वही रिधान यशवी के पैर दबा रहा था और यशवी के पेट को भी दबाकर हल्का हल्का आराम से रहा था। यशवी तो मसाज लेते हुए कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला। दोनों पति उसके 1 घंटे से ज्यादा मसाज करते हैं। विधान अब उठकर तैयार होकर बिना यशवी के परेशान किए चल जाता है। अब रिधान यशवी को उठाने लगता है। जैसे कि आपने देखा यशवी की सेवा उसके पति कर रहे थे, तभी रिधान प्यार से उसके कान में कहता है, बटरफ्लाई वेक अप, फायर फायर। यशवी मना करती है, तभी रिधान यशवी को उठा लेता है और उसे किसी बच्चे की तरह गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है। यशवी अपना सिर रिधान के कंधे पर रख सो जाती है। रिधान यशवी को स्लैब पर बैठा देता है और ब्रश में टूथपेस्ट निकालकर उसके सामने धमा देता है। यशवी बंद आंखों से रिधान को देखती है और अपने दांत दिखा देती है। ग्रेन। यशवी अपनी बोहे ऊपर कर उसे घूरता है और यशवी को खुद ही ब्रश कराने लगता है। यशवी नींद में ही किसी बच्चे की तरह ब्रश कर रही थी। वही रिधाना में सिर हिला देता है। कहा उसकी बाप बनने की उम्र है और उसकी बीवी ही दिन भर दिन बच्ची हो जाती है, तो उसे बाप कैसे बनाएगी। रिधान यशवी को मुंह धोने को कहता है। यशवी अपना मुंह धोकर अपने हाथ आगे बढ़ा देती है, जैसे कह रही हो मुझे गोदी में लो। रिधान यशवी को गोद में ले लेता है और बड़े से बाथटब के पास ले जाता है। यशवी तो मजे से रिधान के कंधे पर वापस सो जाती है।
रिधान कुछ सोचने लगता है, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी लोअर निकालकर बाथ टब में बैठ जाता है। साथ यशवी को भी अपने साथ बैठा कर उसकी शर्ट निकाल देता है। अब यशवी की नींद टूट चुकी थी, वो रिधान के सामने बैठ जाती है। उसे शर्म आ रही थी, वो रिधान को बाहर जाने को कहती है। रिधान आंखों से मना कर देता है। यशवी वहां रही बोतल का लोशन बाथ टब में डाल देती है, जिससे पूरे बाथ टब में जार ही जार हो चुका था। यशवी जार को देख खुश हो जाती है और थोड़ा रिधान के करीब आकर हाथों में साबुन का जार लेकर रिधान के गालों में लगाकर गोल गोल मसाज देने लगती है और साथ ही हंसने लगती है। वही रिधान तो उसकी हंसी में ही खो चुका था और यशवी की कमर को मसल रहा था, जिससे यशवी रिधान के और करीब होने लगी थी। यशवी और रिधान के नाक आपस में बहुत ही पास पास थे और एक दूसरे से टच हो रहे थे। यशवी एक टक रिधान की आंखों में देख रही थी। फायर फायर। यशवी खुश होकर रिधान के होठों पर किस दे देती है। रिधान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। दोनों ऐसे ही पानी में मस्ती करने लगते हैं। दोनों कमरे में बाथरोब पहनकर आते हैं। यशवी बेड पर बैठी अपने पैर हिला रही थी और अपने पायलों की आवाज निकाल रही थी, छून छून। रिधान जो ड्रायर से मिरर के सामने बाल सुखा रहा था, वो कहता है, क्या बात है बटरफ्लाई, आज बहुत खुश लग रही हो। दोपहर को क्या है याद है ना? यशवी कहती है, नहीं क्या है, आज हम सब मिलकर लंच करने वाले हैं, यही ना? रिधान नामे सिर हिलाकर कहता है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल के प्रिंसिपल आने वाले हैं, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और हमारे बच्चे सही जवाब दिए तो यहाँ की सबसे बेस्ट स्कूल में इनका एडमिशन होगा। वैसे तो ये प्रिंसिपल मेरी पहचान की है, वो बिना इंटरव्यू के बच्चों को लेने वाली है, पर मैं ये नहीं चाहता हमारे बच्चे अपने डेडास के नाम पावर का कोई गलत इस्तेमाल करे। उन्हें तो यही लगना चाहिए उनके दिमाग और सही जवाब देने से उन्हें एडमिशन मिला है। यशवी हाँ में सिर हिलाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है। बच्चे उठ चुके थे। विधान जाते पहले दोनों को दूध देकर गया था। अब दोनों टेबल के पास बैठे हुए गप्पे लगाते हुए दूध पिए जा रहे थे। तभी यशवी कहती है, मैं तुम्हें किस बुक्स दे रही हूँ, उनमें से दोनों पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपके न्यू स्कूल के लिए प्रिंसिपल मैम आने वाली है। आप दोनों से सवाल जवाब करेगी, आपको बिना डरे जवाब देना है, ओके बेबिस? ये सुन रीवा और रिधव हाँ में सिर हिला देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। यशवी नाश्ता बना तीनों को कमरे में देकर आती है और लंच बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि प्रिसीप खाने पर आने वाली थी तो कुछ अच्छा बनाना ही था। यशवी किशोर कुमार के गाने लगाकर खाना बनाने में लग जाती है। ओह खुश थी, पर अब उसका मकसद एक था, रणधीर को सजा देना और दोनों भाइयों को एक करना, पर इसके लिए पहले इनकी गलतफहमी नफरत दूर करनी थी। चैप्टर 82, उन्हें चोट लग जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो, वो बच्चे तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। अब आगे दोपहर हो चुकी थी। आज प्रिंसिपल आने वाले थे, पर कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से आ नहीं पाए थे, बल्कि उन्हें स्कूल जाकर वाइस प्रिंसिपल से मिलना था। रिधान को एक मीटिंग में जाना था। तभी यशवी कहती है, मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, आप मीटिंग के लिए जा सकते हैं। ये सुन रिधान कहता है, तुम और बच्चे अकेले नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा और मेरे गार्ड वही रहेंगे। यशवी कहती है, अगर हमें आम इंसान दिखाना है तो पहले हमें हमारी आसपास की सिक्योरिटी को हटाना होगा। रिधान यशवी की बात से सहमत होता है और वो यशवी को अपने ड्राइवर के साथ जाने को कहता है। तभी यशवी कहती है, मैंने एक कार बुक की है, मतलब एक दिन रेंट पर ली है, कि उसी कार में बच्चों के साथ जाऊंगी। आपके ड्राइवर के साथ जाने से मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुन रिधान पहले थोड़ा यशवी को घूरता है, पर बच्चे कहते हैं, मम्मा को गाड़ी चलाना आता है, हम उनके साथ जाएंगे। रिधान कुछ बहस नहीं करता और उन तीनों को जाने देता है। चारों साथ में निकलते हैं। पार्किंग में रिधान चला जाता है, उसे उसके गार्ड्स लेने आए थे। वो वहां से अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। वही यशवी अपने दोनों बच्चों को गाड़ी के पीछे बैठा देती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को चला देती है। तीनों हंसी खुशी आते करते हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। यशवी का पूरा ध्यान बच्चों की बात पर था और वो गाड़ी भी चला रही थी। यशवी और तीनों बच्चे हंसी खुशी जा रहे थे। तभी उनके आगे कुछ गाड़ियां आकर रुक जाती है। यशवी ये देख अपनी गाड़ी रोक देती है। सामने कुछ गार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बंदूक थी। यशवी को थोड़ा थोड़ा शक होता है और वो अपना फोन ऑन कर रिधव को देकर कहती है, जल्दी डैडा को फोन करो और उनसे कहा हम डेंजर में है। रिधव जल्दी से रिधान को फोन लगा देता है।
रिधान अब तक तो मीटिंग में पहुंच चुका था और उसका फोन साइलेंट था। यशवी पीछे जाने की कोशिश करती है और गियर में गाड़ी डाल पीछे जाने लगती है। तभी यशवी कहती है, डैडा कॉल नहीं उठा रहे तो विधान डैडा को कॉल करो। ये सुन रिधव विधान को कॉल करने जाता है। विधान तुरंत कॉल उठा देता है और उतने में ही रिधान कॉल बैक करता है। रिधव दोनों को कॉल मर्ज कर देता है और कहता है, हेलो डैडा, हम और मम्मा डेंजर में है। ये सुन दोनों भाई चौंक जाते हैं और दोनों साथ में पूछते हैं, बेटा अभी तुम कहाँ हो? रिधव अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा हम कहाँ है? तभी यशवी कहती है, ओ शीट। रीवा पीछे खड़ी होकर देखती है, पीछे भी कई गार्ड कार लेकर खड़े थे और आगे भी। रिधव फोन स्पीकर पर कर देता है। यशवी उन दोनों से जोर से कहती है, वो आ गया। मैं मेरे बच्चों को नहीं खोना चाहती, वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। प्लीज आप दोनों आ जाइए। ये सुन दोनों जिस हालत में थे उसी हालत में भागते हुए निकल जाते हैं। वही यशवी अपने बच्चों को नीचे छुपने का कहती है और उनके ऊपर कुछ कपड़े केसा डाल देती है जिससे बच्चे उन्हें दिखे नहीं। तभी एक गार्ड आगे आकर डोर नॉक करता है। यशवी अपना विंडो नीचे करती है। तभी वो गार्ड कहता है, बॉस बुला रहे हैं, बाहर आइए वरना हमें आपको जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। ये सुन यशवी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम थोड़ा दूर हटो मुझसे। वो गार्ड दूर हो जाता है। यशवी विंडो को बंद कर देती है और बाहर धीरे से निकल चाबी की मदद से गाड़ी को लॉक कर देती है। गार्ड आगे आकर चाबी मांगते हुए कहता है, हमें गाड़ी चेक करनी है। यशवी कहती है, आप लोगों को मुझसे काम है, मैं चल रही हूँ, साथ में आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुन गार्ड सामने देखता है, गाड़ी में बैठा शख्स आंखों से इशारा कर उसे पीछे हटने का कहता है और यशवी को हाथ दिखाकर आगे आगे ले जाता है। यशवी चिढ़ते हुए जा रही थी, उसके आंखों में गुस्सा था। तभी एक शख्स कार से बाहर आता है और अपनी कार की बोनेट से सटकर यशवी से कहता है, वेलकम, फिर से मिलकर खुशी हुई है, स्माइल विद हॉर्न्स। यशवी कुछ नहीं कहती। तभी वो यशवी के पीछे देखकर कहता है, ओह मतलब तुम्हारे दो सुंदर बच्चे बहुत क्यूट है, देखो कैसे देख रहे हैं बेचारे। यशवी ये सुन चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। पीछे उसके बच्चे थोड़ा सा सिर ऊपर कर देख रहे थे। यशवी उन्हें आंखें दिखा देती है। दोनों डर के मारे नीचे बैठ जाते हैं और वापस से अपने डैडा को कॉल कर देते हैं। रिधान और विधान अपनी कार तेजी चला रहे थे, वो लोग तुरंत फोन रिसीव कर देते हैं। रीवा कहती है, डैडा डर लग रहा है, आप दोनों कहाँ हो? वो लोग मम्मा को वहां ले गए हैं। रिधान कहता है, बच्चा डरो मत, हम दोनों आ ही रहे हैं। विधान कहता है, हाँ बच्चा डरो मत, हम आ रहे हैं, तुम फोन को ऑन रखो। दोनों बच्चे डरते हुए अपने डैडा से बातें करते हैं। वही यशवी कहती है, मेरा रास्ता क्यों रोका है, मुझे जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं और मेरे बच्चे खुश हैं, तारानकन। तभी वो आदमी तिरछा मुस्करा कर कहता है, लेना देना कैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे भी तो कुछ लगते हैं, मिलवाओगी नहीं तुम तुम्हारे बच्चों से? यशवी कहती है, तुम अपनी जुबान से मेरे बच्चे को नाम भी मत लेना, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, कैसे तुम मेरे बच्चों को मारना चाहता थे है मुझे भी। तभी वाक्स कहता है, फिर भी तुम वापस चली आई उन दोनों के लाइफ में। यशवी कहती है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो आदमी कहता है, अच्छा अभी तुम्हारे बच्चे उन दोनों से ही बात कर रहे हैं कॉल पर, उसका क्या उन्हें कैसे पता, और तुम्हारा इंटरनेशनल नंबर उनके पास कैसे आया? ये सुन यशवी की आंखें बड़ी हो जाती है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं देखती है। वो शख्स आंखों से इशारे से अपने गार्ड को इशारा कर बच्चों को निकालने के लिए कहता है। उसके चेहरे पर कुटिल स्माइल थी। पीछे खड़े गार्ड कार खोलने की कोशिश करते हैं पर लॉक थी, इसलिए वो लोग एक डंडा लेकर विंडो तोड़ने की कोशिश करते हैं। यशवी कार को और भागती है, तभी कुछ गार्ड उसके आगे आ जाते हैं। यशवी हाथ जोड़कर कहती है, उन्हें चोट लग जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो, वो बच्चे तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। चैप्टर 83 डैडा बचाओ। अब आगे सारे गार्ड्स बच्चों की ओर जाते हैं। यशवी भागकर उस ओर जाने की कोशिश करती है पर दो गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। बच्चे गाड़ी के अंदर से कहते हैं, डैडा बचाओ, वो यहाँ आ रहे हैं। रिधान और विधान तेज गाड़ी चलाने लगते हैं। वो गार्ड कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा खुलता नहीं है। वो गार्ड एक रोड की लेता है और गाड़ी का विंडो तोड़ने को जाते हैं। वही यशवी भागते हुए वहां जाने लगती है, तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। यशवी हाथ जोड़कर कहती है,
प्लीज कांच को मत तोड़ो, उन्हें लग जाएगी, वो बच्चे भी आपके कुछ लगते हैं, मिस्टर रणधीर रॉय। ये सुन 65 साल का आदमी तिरछा मुस्करा देता है और कहता है, बहू रानी, तुम आखिर अपने ससुर जी को पहचान ही गई, कहकर अपने मुंह से मास्क हटा देता है और यशवी के सामने देखने लगता है। यशवी दांत पीसते हुए कहती है, मुझे तुम अच्छे से याद हो, जो मेरी बच्चों की जान के पीछे पड़ा था और आज भी शायद मेरे बच्चे। वो आदमी कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, बहू रानी, मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था, वो तो तुमने आखिर कर दिया, पर मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर तुम्हारे पास कर दिया। यशवी ये सुन कहती है, आप प्यार के लायक भी नहीं है, जिसने इतने सारे दिल के सामने खेला हो। ये सुन रणधीर को गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड को इशारा करता है, वो गार्ड यशवी के बाल जोर से खींच देता है। यशवी चिल्ला देती है। कार के अंदर फोन ऑन था। यशवी की चीख दोनों के कान में सुनाई दे रही थी। दोनों की आंखें लाल हो चुकी थी। वो लोग अब अपनी कार और तेज चला रहे थे। तभी रीवा कहती है, डैडा जल्दी आओ, ये लोग मम्मा को मार रहे हैं। ये सुन रिधान और विधान की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है। वो लोग बस पहुंचने वाले थे। यशवी बॉडीगार्ड से छूटने की कोशिश करती है। तभी रणधीर आगे आता है और यशवी की धूड़ी पकड़कर कहता है, तुम जैसी औरत मुझे सिखाने वाली है मुझे किसके साथ संबंध रखना है और किसके साथ नहीं, जो खुद 2 मर्दों के बच्चों की माँ है और उसके साथ एक ही कमरे में रह रही है। ये सुन यशवी रणधीर उसके ऊपर थूकते हुए कहती है, मैंने दोनों को अपनी मर्जी से स्वीकार किया है। तुम्हारी तरह मैंने किसी के दिल में साथ खेला नहीं है, और वो दोनों तुमसे तो बहुत अच्छे बाप है जो मेरे दूसरे पति के बच्चे को प्यार करते हैं। दोनों में नफरत इतनी भर दी है तुम्हारे कारण, पर मेरा प्यार और मेरे बच्चे उन्हें एक रखते हैं, वो भी बिना झगड़े। तुमने इन सालों में जो नहीं किया वो मैंने कुछ महीने में कर दिया और मेरे बच्चों में सिर्फ 5 दिन में कर दिया, कहकर हंसने लगती है। वही रणधीर उसके गालों पर थप्पड़ मार देता है। यशवी का चेहरा दुसरी और हो जाता है। वो गुस्से से कहता है, उसी दिन मुझे मंदिर में तुम्हें मार देना चाहिए था। एक्सीडेंट में कैसे बच गई क्या पता, और कहां से 2 बड़े पाप को पैदा कर दिया। मैं ऐसे बच्चों को मेरे घर का चिराग नहीं मान सकता जो 2 मर्दों से आए हो। यशवी ये सुन अपनी आंखें बंद कर देती है। आखिर उसके चरित्र पर उंगली उठ रही थी और उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती थी। रणधीर अपने गार्ड को इशारा कर कहता है, मार दो इसे और इसके गंदे पाप को। ये सुन यशवी गार्ड से छूटने की कोशिश करती है। 2 गार्ड आकर रोड से गाड़ी के विंडो तोड़ने लगते हैं। बच्चे अंदर से डरते हुए कहते हैं, डैडा जल्दी, ये लोग मम्मा को मार रहे हैं और गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों इतना ही बोलते तभी 2 गोली चलने की आवाज आती है। दोनों बच्चे बाहर देखते हैं। एक गोली यशवी के पास वाले गार्ड को लगी थी, एक गोली जो गाड़ी का कांच तोड़ रहा था उस गार्ड पर। सब अलर्ट हो जाते हैं। आरआर और वीआर के कई गार्ड सब जगह गन लेकर खड़े हो जाते हैं और रणधीर के गार्ड पर अपनी बंदूक तान देते हैं। एक कार रणधीर के पीछे थी, एक बार रणधीर के सामने। पीछे की ब्लैक बीएमडब्ल्यू से विधान गुस्से से निकलता है। उसके हाथों में गन थी और उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था, यानी वो गन गाड़ी के पास गार्ड को चली थी। वही बच्चों के पीछे ब्लू बीएमडब्ल्यू में से रिधान की कार खड़ी थी। वो बाहर निकलता है, उसके हाथों में भी गन थी जो यशवी के पास खड़े गार्ड को चली थी। यशवी रणधीर के पीछे देखती है जहां विधान था और फिर अपने पीछे देखती है जहां रिधान था। उसके आंखों से खुशी से आंसू आ जाते हैं। यशवी को खुद की कोई चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। रणधीर आसपास देखता है और यशवी के पीछे चला जाता है और अपनी जेब में से गन निकालकर यशवी के माथे पर लगा देता है। विधान और रिधान वहीं रुक जाते हैं। उन्हें अपने बाप को देख गुस्सा आ रहा था। रणधीर गुस्से से कहता है, इस लड़की की वजह से अपने बाप के खिलाफ जा रहे हो ना, आज इस लड़की को ही खत्म कर दूंगा, कहकर गन को लोड करता है। तभी रिधान कहता है, नफरत करने के खुद तुमने दी है, मुझे तो बाप कहने पर भी शर्म आ रही है। तुम्हें लोग अपनी बच्चों की हरकत देख ये कहते हैं कि तुम्हारी जगह एक पत्थर पैदा होता तो ठीक होता। आज मैं कहता हूँ मेरी जगह अगर पत्थर ही पैदा होता तो ठीक था। मेरी माँ की जान तुम्हारी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से किंजल आंटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनको मैनिपुलेट तुमने किया, सबके जिम्मेदार तुम खुद हो, सिर्फ तुम हो, समझे मिस्टर रणधीर रॉय।
ये सुन रणधीर कहता है, विधान और तुम में मैंने कभी फर्क नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ के साथ जैसा भी था, तुम दोनों भाइयों को हमेशा प्यार किया है, पर तुम दोनों को तो सिर्फ अपनी माँ का दुख दिखा और सिर्फ उनके बनकर रह गए। तुम्हारी माँ के गर्भ में थे 9 महीने तो क्या हुआ, मैंने भी तुम दोनों का इतना ही हर पल वेट किया, पर मेरे प्यार का क्या सिला मिला मुझे। प्रश्नवाचक चिन्ह। नफरत, इतनी नफरत की इतने साल होने के बाद भी एक बाप को माफ नहीं कर पाए। जो कुछ भी किया हमारे पत्नी पति के बीच की बात थी, तुम दोनों को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। चैप्टर 84-85 रणधीर की मौत अपने बेटों के हाथ से। अब आगे रणधीर ने यशवी को पकड़ ही रखा था, उसे अब अपने बच्चों और किसी से कोई मतलब नहीं था। वही रिधान और विधान गुस्से से रणधीर को देख रहे थे। रिधान विधान को देखता है और कुछ इशारा करता है। विधान आगे की ओर बढ़ जाता है। रणधीर यशवी को पीछे ले जाते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा इसके बारे में, कोई ये तुम्हारी बीवी है। विधान आगे आते हुए कहता है, मेरी बीवी को छोड़ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणधीर पीछे जाते हुए कहता है, नहीं छोड़ूंगा, अगर इसे छोड़ दिया तो तुम दोनों अपनी हदें भूल जाओगे। इसे मारकर मैं तुम दोनों को एहसास दिलाना चाहता हूँ, और तुम्हारे बच्चों को मारकर भी। जब हमारे बच्चे खुद के सामने हो और वो हमसे दूर हो तो क्या फीलिंग आती है। विधान आगे बढ़ रहा था, वही रणधीर पीछे जा रहा था। रणधीर का ध्यान इस वक्त पूरा का पूरा विधान पर ही था। वही रिधान पीछे से रणधीर के पास जाने लगता है। रणधीर का पूरा ध्यान विधान के ऊपर था। रिधान पीछे से रणधीर के पास आता है और अपनी बंदूक से उसे गर्दन पर मारता है, जिससे रणधीर दर्द के कारण यशवी को छोड़ देता है और वो अपने सिर के पीछे हाथ रख देता है। रिधान रणधीर को पकड़ लेता है और रणधीर को नीचे गिराकर उसके पेट पर पैर रख के कहता है, तुमने सही नहीं किया। हम नफरत जरूर करते थे तुमसे, पर कभी तुम्हें या तुम्हारे कई रिश्तेदार को हार्म नहीं किया जितना तुमने हमें किया था। वही यशवी विधान के पास आ जाती है और खुद को गले से लगा देती है। रिधान अपनी गन निकालता है और रणधीर की ओर तान देता है। विधान भी आगे आकर रणधीर की ओर गन तान देता है। दोनों अपने बाप की ओर गन तान देते हैं। रणधीर हाथ जोड़ते हुए कहता है, अपने बाप को मारोगे? जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे, जाने दो मुझे। विधान और रिधान गुस्से से एक दूसरे के सामने देख रहे थे। वो दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते और एक एक कर बंदूक की सारी गोलियां रणधीर पर चला देते हैं। यशवी अपने कान पर हाथ रख विधान के गले लगी हुई थी। विधान के एक हाथ से यशवी को पकड़ा हुआ था। विधान और रिधान अपनी गन जेब में डाल देते हैं। रिधान अब यशवी को देखता है। यशवी भी रोते हुए विधान को देख रही थी और जाकर उसके गले से लग जाती है। रिधान उसे गले से लगा देता है। तभी यशवी रोते हुए रिधान से अलग होती है और विधान को कहती है, आप कहाँ चले गए थे? किसका फोन आया था और इतनी देर तक कहाँ गए थे? विधान कहता है, मेरी मॉम अब नहीं रही, मेड का फोन आया था, मैं बस आखिरी बार उन्हें देखने गया था। रिधान कहता है, तुमने अंतिम संस्कार नहीं किया। विधान रिधान को देख कहता है, मेरी माँ थी इसलिए आज तक सभी बातों में उसे मैंने सपोर्ट किया, पर अब मुझे एहसास हुआ है वो गलत थी। पर एक बेटा कैसे मान सकता है अपनी माँ को कभी गलत? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पर उनकी सजा ये है कि मैं उनका अग्नि दाह ना, और ना ही इस आदमी का मैं अग्नि दाह करने वाला हूँ जिसे मैंने अपने हाथों से मारा है। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। यशवी दोनों के सामने देखती है। तभी रिधान कहता है, तुम कुछ कहना चाहती हो? चैप्टर 85 रिधान विधान का यशवी को बचाना। अब आगे। विधान और रिधान दोनों यशवी के सामने देखते हैं। यशवी कहती है, मैं चाहती हूँ आप दोनों भी एक दूसरे को माफ करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और हम सब के साथ खुश रहे। विधान रिधान के सामने देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रिधान भी आगे हाथ बढ़ाकर उसे माफ करने के लिए मान जाता है। दोनों एक दूसरे को माफ करने के लिए मान जाते हैं। तीनों गाड़ी के अंदर जाते हैं और अपने बच्चों को गले से लगाकर एक ही गाड़ी में आगे चल देते हैं। यशवी अपनी दोनों बच्चों के साथ पीछे बैठी थी और विधान गाड़ी चला रहा था। रिधान उसके बगल में बैठा था। तभी रिधान कहता है, 5 साल पहले क्या हुआ था, हम वापस जानना है, कैसी रही तुम्हारी लाइफस्टाइल? यशवी अपने बच्चों को सहलाते हुए कहती है, आपको तो पता है 5 साल पहले मैं मंदिर गई थी। तब उस वक्त मंदिर के पास बाहर मुझे मिस्टर रणधीर मिले थे जो मुझे ही मिलने आए थे। मुझे सुबह पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं आपको मंदिर आने के बाद बताने वाली थी। मैं खुश थी, मैं नीचे उतर रही थी।
तभी रणधीर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, यशवी रिधान रॉय या विधान रॉय, क्या लगाती हो अपने पीछे, कौन सा पति लीगल है? तुम तीनों ने क्या मजाक बना के रखा है? मैंने तुम्हें उन्हें एक करने भेजा था, खुद को उनके साथ एक करने के लिए नहीं। साफ साफ कह रहा हूं, मेरे दोनों बेटों की जिंदगी से निकल जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। ये सुन यशवी कहती है, नहीं प्लीज मेरे परिवार को प्लीज कुछ मत कीजिए, वो बहुत ही भोला है, आपकी दोषी में हूं सिर्फ मैं। कहिए क्या करना होगा, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। रणधीर कहता है, मेरे दोनों बेटे की जिंदगी से चली जाओ हमेशा के लिए दूर। यशवी हाँ में सिर हिला देती है और रोते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी चला देता है। रणधीर तिरछा मुस्करा देता है। यशवी गाड़ी चल रही थी, वो ये सब भूलकर दोनों को कुछ खुशखबरी देने का सोचती है। वो दोनों को फोन लगा देती है। एक दो रिंग में फोन उठ जाता है। यशवी शर्माते हुए अपने पेट पर हाथ रख कुछ कहने जाती है। तभी एक ट्रेन तेजी से वहां से आती है और यशवी की गाड़ी को वहां से टक्कर मार चली जाती है। यशवी की गाड़ी बहुत दूर बहुत तेज उड़ी थी, शायद ही कोई जिंदा बच पाया हो। ये खबर मिलते ही हॉस्पिटल में आ गए थे। डॉक्टर ने यशवी को मरा हुआ घोषित कह दिया। ये सुन दोनों भाई अंदर से बहुत टूट चुके थे। वो दोनों रोने लगते हैं। किसी एक को अग्नि दाह देना था, रिधान ने ही अग्नि दाह दिया क्योंकि वो बड़ा था। विधान से थोड़ा तो उसे जाने को मिला। वही दोनों दुख के मारे डिप्रेशन की गोलियां खाने लगा थे। वही यशवी ने सबसे पहले 9 महीने बहुत मुश्किल से जिए। एक इंडियन एनआरआई यही घूमने आया था और एक उसे साउथ अफ्रीका के एक सिटी में जाकर रह रहे थे। उसे चेक के बाद पता चला इसके टमी में 2 है और डॉक्टर ने चौंकते हुए रिपोर्ट भी बताई थी, जिसे सिर्फ दोनों एक दूसरे अलग अलग से है। यशवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद हैंडल कर रही हूँ। चैप्टर 86 अब आगे। ये बात सुन यशवी चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? यशवी कैप टाउन में अपने दोनों बच्चों को पेट में लेकर रहती है और खुद हाथ सिलाई का मशीन सीख कपड़े बनाती थी। यशवी का एनआरआई दोस्त उसे कोई भी काम नहीं करने देता था। यशवी सिर्फ अपने टाइम पास के लिए करती थी। यशवी को अपने दोनों पति की बहुत याद आती और कई बार रूम में बैठे बैठे रोने लगती थी। वहीं दूसरी ओर इंडिया में यशवी की बॉडी पूरे 2 दिन बाद मिली थी, जो पूरी जली हुई थी। रिधान और विधान दोनों अभी भी यशवी के चिता के सामने थे। वो चिता जलने लगी थी और वो दोनों एकटक रोते हुए देख रहे थे। आज पहली बार दोनों डेविल की आंखों में आंसू थे। वो यशवी को याद कर रहे थे। यशवी का हंसता चेहरा, यशवी की बातें, यशवी की वो खुशबू, यशवी का गुस्सा करना, सब कुछ दोनों याद कर रहे थे। तभी रिधान नीचे जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो चीखने लगता है। वही विधान का भी यही हाल था। वो बेसुध नीचे बैठा हुआ था। तभी वहां किसमिस आती है और अपने भाई को संभालती है। विधान की संभालने वाला कोई नहीं था। किसमिस विधान के पास जाती है और उसे खड़ा कर उनके गले लग जाती है। किसमिस अपनी दोनों भाई का हाथ पकड़ वहां से ले जाने लगती है। रिधान और विधान दोनों बिना किसी भाव के चल रहे थे। किसमिस उन्हें गाड़ी में बैठा देती है और ड्राइवर को रॉय विला ले जाने को कहती है। तीनों रॉय विला की ओर चल देते हैं, जहां पहले से रणधीर रॉय बैठे थे और किंजल परेशान थी क्योंकि इतने साल हो चुके थे। रणधीर जब से इस घर से निकला था तब से वापस इस घर में आया नहीं था और आज अचानक आना उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बैठी ही थी, तभी किसमिस दोनों भाई को अंदर लेकर आती है। विधान की ऐसी हालत देख किंजल भागते हुए जाती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ था 2 दिन से, और है क्या हाल बना के रखा है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? विधान अपनी माँ के सामने देखता है, वही रिधान अपने डेट के सामने देखता है, पर वो कुछ कहता नहीं। तभी रिधान किंजल के देख धीरे से कहता है, मुझे मेरे मोम के कमरे में जाना है। किंजल कहती है, बेटा तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। रिधान वहां से अपने मोम के कमरे में चला जाता है। वही विधान अपनी मोम के गले लग कहता है, मोम मेरी वाइफ आपकी बहू अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, मैं मर जाऊंगा, पर मैं नहीं रह सकता उसके बिना। किंजल विधान को शांत कराने लगती है। वही किंजल किस्मत से कहती है, तुम रिधान के पास जाओ बेटा, उसे तुम्हारी जरूर होगी। किसमिस हाँ में सिर हिलाकर रिधान के पास चली जाती है, जहां रिधान बेड पर अपनी मोम की फोटो लेकर बैठा था और रो रहा था। वो भी यशवी के बिना नहीं रह सकता था। रिधान किसमिस को गले से लगा देता है और कहता है, तुम्हारी भाभी ने मुझसे धोखा किया, वो मुझे छोड़कर चली गई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। किसमिस रोते हुए कहती है,
संभाले भाई, आप ऐसे बिहेव करेंगे तो मेरा क्या होगा। रिधान कहता है, मुझे आज मोम की याद आ रही है जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो क्यों मुझसे अलग हो जाता है। तभी किसमिस कहता है, ये सब कैसा हुआ, आखिर ड्राइवर को इतनी बड़ी ट्रेन क्यों दिखी नहीं, वो क्या अंधा था, आखिर ट्रैक पर स्टॉप का सिग्नल आया क्यों नहीं। रिधान खड़ा हो जाता है और अपने गार्ड को फोन कर देता है। दोनों भाई यशवी को मरा हुआ मान चुके थे, वही यशवी वहां अपने दोनों बच्चों को जन्म देती है। दोनों बहुत ही क्यूट थे। उस एनआरआई शख्स की एक बहन थी लक्ष्मी, जिसकी मदद से यशवी एक कैफे खोल पाई थी और उसने एक घर भी लिया था और दोनों बच्चों को बड़ा भी किया। उसी नीच उसके पापा भी चल बसे, जिसे सुन उसने अपनी मोम से कांटेक्ट किया था और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी मोम बहुत गुस्सा हुई पर बच्चों को देख भूल गई और फिर रोज वो लोग फोन पर बातें करने लगे। यशवी को अब उसकी माँ उसकी हिम्मत मिल चुकी थी। 5 साल होते हैं और ये सब होता है जहां आप सब मौजूद थे। तीनों और बच्चों ने बहुत दुख सहे। अब दुख की एंट्री उनके जीवन में मना थी और वो पांचों खुशी खुशी मुंबई चले जाते हैं। पर दोनों भाई यशवी के कहने से कोई भी उनके शादी की सच्चाई नहीं बताता। वही बच्चे अब स्कूल सब जाने लगे थे। तीनों कपल एक ही कमरे में सोते थे। ऐसी के साथ रॉयस ब्यूटी क्वीन खत्म होती है। हैप्पी एंडिंग।